इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अपन चर्चा करेंगे आज जून के करंट अफेयर्स के बारे में। अपन यहाँ पर राजस्थान की जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको ध्यान में रखकर ये करंट अफेयर्स है उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले है चर्चित व्यक्ति। जून के महीने में चर्चित व्यक्ति कौन थे, पूछ लिया जाता है। पहला था चर्चित व्यक्ति अजीत डोभाल। कौन? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल को सब जानते होंगे। ये अपने जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी सलाहकार हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जो लगातार तीसरी बार है इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो पूछ लिया जाए कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किन्हें बनाया गया है, तो वो है अजीत डोभाल। फिर आता है सेना, थल सेना के प्रमुख। दोस्तों, हाल ही में जो अपने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, इनको थल सेना का प्रमुख बनाया गया है। इन्होंने जो मनोज पांडे हैं उनका स्थान लिया है। साथ ही जो अपने नौसेना प्रमुख है उनका भी नाम ध्यान रखना गाइस। उनका नाम है दिनेश त्रिपाठी। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है। दोस्तों, अनामिका बी राजीव है। वो भारत की जो नौसेना है उसकी पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, अनामिका बी राजीव। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है लगातार 2 दशक शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है। दोस्तों, एक बहुत ही प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर है स्मृति मधानी। स्मृति मधाना है, वो लगातार 2 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। फिर आता है भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय जो कि अपने मुंबई में स्थित है, के कुलपति किन्हें बनाया गया। तो दोस्तों, अमेरिका के रहने वाले प्रोफेसर साइमन मोक को इनका पहला कुलपति बनाया गया है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी मेला है अर्थात विश्व शिल्प नगरी के तौर पर मान्यता किसे दी गई है। दोस्तों, अपना श्रीनगर है उसको विश्व शिल्प नगरी के रूप में हाल ही में मान्यता प्रदान की गई है। तो पूछ लिया जाए कि विश्व वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी कौन है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा कौन से शहर को दिया गया है, तो वो दिया गया है अपने श्रीनगर को। आता है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए निदेशक किन्हें बनाया गया है। दोस्तों, जो अपने राजीव धनखड़ है, राजीव धनखड़ को दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन का निदेशक चुना गया है। आगे है 18वीं लोकसभा के लिए विपक्ष के नेता के रूप में किनका चुनाव किया गया है। दोस्तों, जो राहुल गांधी है उन्हें विपक्ष का नेता चुना गया है 18वीं लोकसभा के दौरान। राहुल गांधी है वो एक संवैधानिक पद को ग्रहण करने वाले, ये पहली बार इन्होंने एक संवैधानिक पद ग्रहण किया है राहुल गांधी ने अब तक। और ये जो अपनी पिछले 10 साल से जो अपनी दो लोकसभाएं 16वीं और 17वीं लोकसभा थी, इनमें गाइस कोई विपक्ष का नेता नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें क्या है कि जो न्यूनतम सदस्य होनी चाहिए किसी पार्टी के, वो 10% होनी चाहिए। अभी तक ये जो न्यूनतम योग्यता थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, और इस बार 18वीं लोकसभा में योग्यता पूरी हो गई है, तो इस हिसाब से राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना गया है। दोस्तों, विपक्ष का नेता है वो विभिन्न समितियों में भाग लेता है और विभिन्न पदों की नियुक्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, जैसे कि लोकपाल, सीबीआई के प्रमुख, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्तों की जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है वो, इसके अलावा केंद्रीय कर सतर्कता आयोग जो अपना सीवीसी है, केंद्रीय सूचना आयोग, और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है आदि की जो चयन समितियां होती है उनमें विपक्ष के नेता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है दोस्तों, 545 सदस्यीय लोकसभा में कांग्रेस की 98 सीटों के साथ जो कांग्रेस है इस बार एक बहुत बड़ा विपक्षी दल उभर कर आया है। ठीक है। गांधी परिवार में राहुल गांधी है वो तीसरे विपक्ष के नेता बने हैं। ठीक है। इससे पहले गांधी परिवार में जो विपक्ष के नेता बने थे वो पहले बने थे राजीव गांधी 1989 से 1990 के बीच में। फिर सोनिया गांधी बनी थी 1999 से 2004 के बीच में। ठीक है। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष है, उनका नाम पता है? बताइए। उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है। इसके अलावा गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किन्हें नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, भर्तृहरि महताब है, इनको प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जो अपने मुख्य स्पीकर होते हैं उनसे
पहले चुना जाता है कुछ टाइम के लिए, ताकि जो अपने 18वीं लोकसभा जो चुनी गई थी उनके जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। ठीक है। फिर इनके बाद में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, और वर्तमान जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला को चुना गया है, जो अपने कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वहां के ये सांसद के रूप में है। ठीक है, तो कोटा बूंदी से तो लगातार दूसरी बार ये जो लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। आगे चर्चा करते हैं। जून 2023 में बने 3 राज्य मुख्यमंत्री। दोस्तों हाल ही में ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है उनका चुनाव हुआ है, जिनका नाम है मोहन चरण मांझी। ठीक है। यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं, जिनका नाम है कनक वर्धन सिंह देव और प्रभाती परिडा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम चुना गए हैं पेडा खांडूबू, और वही आंध्र प्रदेश के सीएम चुने गए हैं चंद्रबाबू नायडू को, जो कि चौथी बार सीएम बने हैं आंध्र प्रदेश के। ठीक है, कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इस तरह वे देश के कौन से प्रधानमंत्री बने हैं? तो गाइज इस तरह वे देश के 20वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं। लगातार तीसरी बात को पद को सुशोभित करने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। दोस्तों पूछ लिया जाता है कि भारत में प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा था, तो वो है अपने जवाहरलाल नेहरू का, जो कि 16 वर्ष 286 दिन के लिए प्रधानमंत्री चुने गए थे। इसके बाद इंदिरा गांधी का नाम आता है, जो 1966 से 1977 तक चुनी गई थी। फिर इमरजेंसी लग गई थी, फिर इसके बाद में 1980 से 1984 तक ये पीएम रही थी, बाद में इन्हें मार दिया गया था। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले चुने जाने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। पहले कौन है? जवाहरलाल नेहरू, फिर आती है अपनी इंदिरा गांधी। दोस्तों व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री हैं वो 15वें प्रधानमंत्री हैं। मोदी लगातार 3 कार्यकाल वाले दुनिया के 10वें शासनाध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, 10वें शासनाध्यक्ष है, लगातार 3 कार्यकाल तक चुने हैं। 18वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल की बात करें तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के जो पद है उसके अलावा भाजपा और एनडीए का जो गठबंधन की इस बार की सरकार है, इन दिनों में 71 मंत्री को शपथ दिलाई गई है। ठीक है गाइस, इन 71 मंत्री में 30 मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं, 36 है वो राज्य मंत्री हैं, और 5 है वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री चुने गए हैं। ठीक है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में गाइस 7 है वो पूर्व सीएम है जिनका चुनाव हुआ है, और 7 महिला सदस्यों का भी चुनाव किया गया है मंत्री के रूप में। ठीक है। कितनी महिलाएं चुनी गई है? 7 महिलाओं को चुना गया है मंत्री के रूप में। तो अपन चर्चा करेंगे चर्चित स्थान के बारे में नेशनल लेवल पर। दोस्तों पहला है यूनेस्को के द्वारा भारत का पहला साहित्यिक शहर किसे घोषित किया गया है? दोस्तों केरल का एक क्षेत्र है कोझिकोड। कोझिकोड को यूनेस्को है यूनेस्को के द्वारा भारत का पहला इसे लिटरेचर सिटी है वो घोषित किया गया है, साहित्यिक शहर। इसी के साथ कोझिकोड को अक्टूबर 2023 में गाइस यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के रूप में साहित्यिक श्रेणी में शामिल किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी है इसके नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुरु दोस्तों इसमें जो राजगीर है, राजगीर है जो बिहार का क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है, हिस्ट्री में इसका नाम आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी गाइस 5वीं सदी में। 5वीं सदी में जो गुप्त शासक था कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। बाद में 1193 के आसपास जो भक्तियार खिलजी था उनके द्वारा यहाँ पर जो 9 मंजिली लाइब्रेरी थी उसमें आग लगा दी, और यहाँ पर बहुत सारी किताबें थी वो जलकर राख हो गई। इस तरह भारत का जो बहुत इंपोर्टेंट साहित्य था वो जलकर राख हो गया। नेक्स्ट है यूनेस्को ने 14 जून 2024 को दुनिया का 7वां सबसे सुंदर संग्रहालय किसे घोषित किया? दोस्तों दुनिया का 7वां सबसे सुंदर संग्रहालय है वो गुजरात स्थित एक स्मृति वन है, उसको घोषित किया गया। इस तरह यह देश का पहला स्मारक है इस सूची में शामिल होने वाला। दोस्तों यह स्मारक है स्मृति वन गुजरात का, जो कि गुजरात के कच्छ में जनवरी 2001 में यहाँ पर बहुत ही बड़ा विनाशकारी भूकंप आया था। उन पीड़ितों की याद में यहाँ पर बनाया गया ये एक महत्वपूर्ण संग्रहालय है स्मृति वन, जिसे यूनेस्को के प्रतिष्ठित प्रिक्स
वसाइलिस पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है खालूबार युद्ध स्मारक। दोस्तों खालूबार युद्ध स्मारक को कैप्टन विक्रम बन्ना स्मारक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अपने लद्दाख में स्थित है। कहाँ है ये? लद्दाख में लोकेटेड है। दोस्तों यह स्मारक कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसके दौरान जो खालूबार रिज क्षेत्र के जो शहीद भारतीय सैनिक कैप्टन विक्रम बन्ना थे, और इसके साथ ही जो अन्य सैनिक जो वीर गति को यहाँ पर प्राप्त हुए थे, उनके स्मरण में यह स्मारक बना था, खालू बार युद्ध स्मारक। फिर आता है एशियाई किंग गिद्ध वल्चर गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र तथा जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? दोस्तों जो अपना महाराजगंज है, इसकी स्थापना यूपी में की गई है, महाराजगंज यूपी में। ठीक है, यह दुनिया का अपने तरह का पहला केंद्र है जहां पर विशेष रूप से एशियाई गिद्ध है, जिसका वैज्ञानिक नाम है सर्कोफेगस सर्कोफेगस सेप्रेंस। इसके संरक्षण और प्रजनन के लिए यह महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, तो जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ये की गई है महाराजगंज यूपी में। इसका वैज्ञानिक का नाम बड़ा डिफिकल्ट है, आप देख लेना। नेक्स्ट है पुष्पक LEX-02 के बारे में। दोस्तों जो पुष्पक है इसे LEX-02 भी कहा जाता है। यह है क्या, इसके बारे में देखते हैं। तो गाइज ये इसरो द्वारा विकसित किया गया भारत का पहला स्वदेशी रिन्यूएबल लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, क्या है? रिन्यूएबल लॉन्च व्हीकल है जिसे इसरो ने विकसित किया है। इसका क्या नाम है? पुष्पक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाए कि पुष्पक क्या है। इसका सफल परीक्षण हाल ही में इसरो के द्वारा किया गया है। फिर आती है टीवी सोमनाथ कमेटी। दोस्तों टीवी सोमनाथ कमेटी है, ये ध्यान रखना किस पर बनी है? जो अपनी नेशनल पेंशन स्कीम है, जो कि हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में थी, उस पर बनाएंगी ये कमेटी। महाराष्ट्र के गाइस दाहून क्षेत्र के पास जो वदावन क्षेत्र है, वहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल जो बंदरगाह है वो बनाया जाएगा, ग्रीनफील्ड बंदरगाह, जो कि ऑल वेदर में काम करेगा। यह बनने के बाद में गाइस दुनिया के 10 सबसे बड़े बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, उनमें शामिल होंगे। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सरकार ने ऑफ शोर विंड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। दोस्तों ऑफ शोर विंड प्रोजेक्ट है, इसके तहत समुद्र में फ्लोटिंग टर्मिनल बनाए जाएंगे। इसके तहत गैस गुजरात और जो तमिलनाडु है वहां पर कुल 7,453 करोड़ रुपए की लागत से 500 मेगावाट की 2 इकाइयां लगाई जाएंगी। कहाँ पर लगाई जाएंगी? अपने गुजरात में और तमिलनाडु में। कितने मेगावाट की? 500 मेगावाट की 2 इकाइयां लगाई जाएंगी, टोटल 1000 मेगावाट की। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑफ शोर विंड प्रोजेक्ट क्या है। अब अपन चर्चा करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में, नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए तो शुरू करते हैं। किस भारतीय महिला उद्यमी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होनूर या फिर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया प्रदान किया गया है? दोस्तों यह पुरस्कार है वो रोशनी नाडार को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होनूर, या फिर इसे कहते हैं नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। इसे दिया गया रोशनी नाडार को। फिर आता है दुनिया की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली कमर्शियल फेरी कार, जिसे MVC चेंज के नाम से जाना जाता है। ये शुरू कहाँ की गई है? दोस्तों ये सैन फ्रांसिस्को है, जो कि अमेरिका में लोकेटेड है। वहां पर दुनिया की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली है कार है, जिसे लॉन्च किया गया है। यूरोपियन यूनियन के कार्यकारी निकाय में यूरोपियन आयोग है, उसके अध्यक्ष पद पर पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए नामित किए गए व्यक्ति का नाम क्या है? तो वो है उर्सुला वोन डेर लेन। इट इज वेरी डिफिकल्ट नेम। ये नाम ध्यान रखना, ये यूरोपियन यूनियन के जो आयोग है उनके अध्यक्ष चुने गए हैं दूसरे कार्यकाल के लिए। इसके अलावा एस्टोनियो कोस्टा है गाइस, जो पुर्तगाल के जो पूर्व PM है, जिन्हें यूरोपीय परिषद है, यूरोपियन काउंसिलिंग है, उनका नया अध्यक्ष बनाया गया है। मार्क रूटे मार्क रूटे के बारे में ध्यान रखना गाइस, ये जो अपना नाटो एजेंसी है, नाटो संगठन है, उसके महासचिव नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों नाटो की स्थापना जब शीत युद्ध चल रहा था, तो USSR और अमेरिका के बीच में जब युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका ने नाटो की स्थापना की थी, ताकि उसके जो अलाई कंट्री है उनकी USSR से रक्षा की जा सके। ठीक है, तो इसके महासचिव नियुक्त किए गए हैं मार्क रूटे को।
नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में। तो दोस्तों हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का 50वां संस्करण का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? यह आयोजन किया गया था फसानो, इटली में। ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा स्थान इसका आयोजन कहाँ किया गया था? फसानो, अपूलिया, इटली में इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों G7 में मुख्य रूप से 7 सदस्य हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मन, कनाडा, जापान और यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसमें गाइस लगभग दुनिया के जो सबसे विकसित देश है वो इसके सदस्य हैं। पहले इसका नाम G8 था, लेकिन 2014 में जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, यूक्रेन का जो क्षेत्र था क्रीमिया उसको हड़प लिया, उसके बाद में रूस को इसे बाइकट कर दिया और इसका नाम हो गया G7। ठीक है, रूस को इसे हटाने के बाद में इसका नाम पड़ गया G7। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखना इसके 50वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? अपूलिया, फसानो, इटली में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के इसकी बैठकों में 50वें संस्करण जैसे इसकी बैठक हुई, इसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लोगों के लिए भारत द्वारा एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है। ये दूतावास कहाँ खोला गया है? ये अपने रंगपुर में खोला गया है। आगे है, रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? दोस्तों वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, ये आपको पता ही होगा, जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसमें इसको शांति स्थापित करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जान माल का नुकसान हो गया, तो ये सम्मेलन किया गया था 15 से 16 जून के बीच में। कहाँ किया गया था? स्विट्जरलैंड में। लेकिन इसका कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आया है। इसका उद्देश्य था यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का जुटाना था। ठीक है दोस्तों, यूक्रेन बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, तो इसके राष्ट्रपति का नाम ध्यान रखना क्या है? व्लादिमीर जेलेंस्की। आगे है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आगामी द्विवार्षिक कार्यकाल हेतु 5 देशों का सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के लिए चुना गया है। ये सदस्य कौन है? दोस्तों पहले तो ध्यान रखना कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं वो। 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 सदस्यों का चुनाव हाल ही में किया गया, जिनके नाम है पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य होते हैं, ये हमेशा के लिए बने हुए हैं, और स्थायी सदस्य है वो कुछ टाइम के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, फिर आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024। दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो ध्यान रखना भारत का स्थान 126वां है। ठीक है, इसे जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समाधान नेटवर्क के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष स्थान पर गाइस फिनलैंड का नाम आया है। इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और इसराइल का नाम आया है। ठीक है, सबसे खराब रैंकिंग है वो अफगानिस्तान की। ठीक है गाइस, भारत का कौन सा स्थान है? 126वां। फिर आता है विश्व पीस सूचकांक इंडेक्स के बारे में, विश्व शांति सूचकांक 2024। इसमें भारत का स्थान 124वां है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है, विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ठीक है, 2024। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? इसमें है भारत की रैंकिंग 63, स्कोर रहा है 55.3। ठीक है, तो विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है अपनी जो विश्व आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, भारत का स्थान है 66। इसमें शीर्ष शीर्ष स्थान रहा है, प्रथम नंबर पर रहा है अपना स्वीडन। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर किसका स्थान आता है? स्वीडन का। भारत का गाइस इसमें प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन है वो 1.7 टन है, जो कि वैश्विक औसत का 4.4 टन है। CO2 है प्रति व्यक्ति से लगभग 60% कम है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। आगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के बारे में। दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा जारी की जाती है, जिसमें भारत का 146 देशों में 129 स्थान रहा है, और भारत का स्कोर रहा है 0.641। ठीक है,
शीर्ष स्थान पर रहा है आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे का नाम आता है। दोस्तों वर्ष 2024 का ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर है वो 68.5% है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि इसमें किसके द्वारा जारी किया जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। भारत का स्थान 129वां है, स्कोर है 0.641। शीर्ष स्थान पर नाम आता है आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे का। फिर अपन चर्चा करेंगे ब्रिक्स समूह के बारे में। दोस्तों ब्रिक्स समूह में मुख्य रूप से 5 सदस्य देश हैं। ठीक है, अपना इंडिया, दक्षिणी अफ्रीका, चीन, ब्राजील और रूस, 5 सदस्य देश हैं। इन सदस्य देशों का दायरा बढ़ाकर इनमें 5 सदस्यों को और शामिल किया गया है। इनका नाम है मिस्र, ईरान, यूएई जो संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरेबिया और इथोपिया को इसमें शामिल किया गया है। हालांकि इसमें अर्जेंटीना को भी न्योता दिया गया था, लेकिन अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। इस तरह ब्रिक्स समूह में लगभग जुड़कर अब 10 सदस्य देश हो गए हैं। पहले 5 सदस्य थे। दोस्तों इन 5 सदस्य है ब्राजील, भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। इन्हीं के नाम पर इसका नाम ब्रिक्स पड़ा था। अब इसमें कितने 5 सदस्य और जुड़ गए हैं, इनका नाम ध्यान रखना, वापस रिपीट करवा देती हूँ। मिस्र, ईरान, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथोपिया। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं। तो दोस्तों रूस के रहने वाले ओलेग कोनोनेको, ओलेग कोनोनेको है, वो अमेरिका रूस के वैज्ञानिक है जिन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन जिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम वैज्ञानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाए जाने की घोषणा की है। तो पूछ लिया जाए कि क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी है वो कौन से वर्ष को, जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो मनाया जाएगा 2025 को। इसके अलावा 2024 को है वो केम लीड का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो घोषित किया गया था। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले उन व्यक्तियों की चर्चा करेंगे जो करंट में थे। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किसे किया गया है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग मुख्य रूप से किसे नियुक्त किया गया है। तो गाइस जो नवीन महाजन है उनको अपना मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो नियुक्त किया है। इन्होंने जो परवीन गुप्ता है उनका स्थान लिया है। ठीक है, वहीं अपने मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो मधुकर गुप्ता है। वर्ष 2025 में वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर आईटीबी बर्लिन जर्मन अवार्ड प्रदान किसे किया गया है। तो दोस्तों अपनी उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, दिया कुमारी को यह अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है, वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। साथ ही राजस्थान को डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर के लिए पटवा इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन सा अवार्ड है, पटवा इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड है वो राजस्थान को दिया गया है। नेक्स्ट है प्रदेश के किन 4 पुलिस कर्मियों का चयन आगामी 2 वर्ष के जो यूनाइटेड नेशन का मिशन है उसमें किया गया है। इनका नाम है सुशीला यादव, आरती सिंह तंवर, दीपक जोशी और रतनदीप। दोस्तों जो अपना यूनाइटेड नेशन है उसके द्वारा विभिन्न देशों में पीस स्टाब्लिश, शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न मिशन चलाए जाते हैं, जिसमें जो इसकी सेना है यूएन की, उसमें जैसे कि बांग्लादेश में भी जो मुद्दा चल रहा है उसमें वहां पर शांति लाने के लिए पुलिस कर्मियों की आवश्यकता होती है जो विभिन्न देशों से हायर करते हैं और वहां पर शांति स्थापित करने की बात करते हैं। ऐसी शांति स्थापित करने के लिए यूएन द्वारा इनका चयन किया जाता है। तो हाल ही में राजस्थान के 4 पुलिस कर्मियों का यूएन पुलिस वो पीस मिशन है, इसमें इनका चयन किया गया है। नेक्स्ट है जॉर्डन के ओमान में आयोजित अंडर 17 कुश्ती एशियन चैंपियनशिप में प्रदेश के पहलवानों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो उनके नाम कौन कौन से जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो गाइस इस कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पहलवान है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एक का नाम कुशी सर गुजर है, दूसरे का नाम अश्विनी बिश्नोई है। कुशी सर गुजर है उन्होंने 43 केजी पर और अश्विनी बिश्नोई ने 65 केजी पर स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया, जॉर्डन के ओमान में इसका आयोजन किया गया था कुश्ती चैंपियनशिप 17 का।
फिर नेक्स्ट चर्चा करते हैं, राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी कौन है। दोस्तों इसके अध्यक्ष चुने गए हैं अनिल व्यास को और उपाध्यक्ष बनाया गया है मनमोहन जायसवाल को। इसके उपाध्यक्ष है शशांक कोरानी और मुकुल गुप्ता। साथ ही महासचिव है रामावतार सिंह जाखड़। नेक्स्ट है, दक्षिणी कोरिया में आयोजित जूनियर एशिया तीरंदाजी में प्रदेश की किस महिला तीरंदाज को रजत पदक प्राप्त हुआ है। दोस्तों बीकानेर की रहने वाली माया बिश्नोई को इसके लिए रजत पदक मिला है। कहां पर इसका आयोजन किया गया था, दक्षिणी कोरिया में। दक्षिणी कोरिया में जो जूनियर एशियन तीरंदाजी है इसमें इनको रजत पदक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, एशियाई नौकायन में रजत और कांस्य पदक जीतने वाले राजस्थान खिलाड़ियों के नाम बताइए। दोस्तों राजस्थान के 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियन नौकायन में रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया है। उनका नाम है अर्जुन लाल जाट, भीम सिंह और आशीष। ठीक है। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा के लिए गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रदेश के कितने सांसदों को शामिल किया गया है। दोस्तों हाल ही में अपनी जून जुलाई के अंदर 18वीं लोकसभा का गठन किया गया। उसमें राजस्थान के 4 मंत्री हैं, सांसद है, उनका चयन किया गया। इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत है जो कि जोधपुर के हैं। इन्हें कला पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो इनको दी गई है। इस तरह कैबिनेट मंत्री बने हैं। भूपेंद्र यादव जो कि अलवर के हैं, ये पर्यावरण और वन मंत्री बने हैं। अर्जुन राम मेघवाल है, वो बीकानेर के रहने वाले हैं, जो विधि राज्य मंत्री है, जो कि तीसरी बार इनको यह पद प्राप्त हुआ है। भागीरथी चौधरी हैं गाइस, अजमेर के रहने वाले हैं, जिनको कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री के रूप में चुना गया है। इसके साथ ही गाइस राजस्थान के मारवाड़ अर्थात जो पालिका क्षेत्र है वहां के रहने वाले अश्विनी वैष्णव है, उनको दूसरी बार रेल मंत्रालय दिया गया है और वो ओडिशा के जो राज्यसभा सांसद है वहां से चुने गए हैं। प्रदेश के विधायक जो 18वीं लोकसभा में सांसद चुने गए हैं वो कितने हैं। दोस्तों 5 विधायक हैं जिनको राज्यसभा सांसद में लोकसभा सांसद के रूप में चुना गया है। उनका नाम है मुरारी लाल मीणा, हरीश मीणा, राजकुमार रोत, बजेंद्र ओला और हनुमान बेनीवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए जिलों का रिव्यू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। तो दोस्तों जो गहलोत सरकार थी उसके द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी IS राम लुभाया की अध्यक्षता में। इस कमेटी ने विभिन्न राज्यों के गठन की मांग की थी, बनाने की मांग की थी। इस कमेटी के अनुसार गहलोत सरकार ने लगभग 50 जिलों का गठन किया था। इन जिलों के गठन के पर रिव्यू करने के लिए वर्तमान गवर्नमेंट है भजनलाल सरकार बीजेपी की, उसने जो ललित के पवार है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है ताकि जो वो पहले जिले बनाए गए थे उनका रिव्यू किए जा सके, इसके लिए। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाल ही में राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष है वो किन्हें चुना गया है। दोस्तों ध्यान रखना, पूर्व न्यायाधीश गंगाराम मूलचंदानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इनको गंगाराम मूलचंदानी को। दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कोई रिटायर्ड जज होना चाहिए या फिर उसमें जज की योग्यता होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है। तो किसे चुना गया है, गंगाराम मूलचंदानी को। नेक्स्ट, 15 जून 2024 को साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा विभिन्न पुरस्कार दिए गए, जिसमें युवा और बाल साहित्य राजस्थानी भाषा में पुरस्कार दिए गए। उनकी बात करें तो युवा साहित्य राजस्थानी भाषा में पुरस्कार है वो सोनाली सुथार को दिया गया था, जो कि बीकानेर की रहने वाली है। इनकी काव्य कृति का नाम है सुंद सोंधु जग आंगणे। ठीक है गाइस। वहीं राजस्थानी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है प्रहलाद सिंह झोरडा को, जो कि नागौर के रहने वाले हैं। इनकी कृति का नाम है मारी ढाणी के लिए। ठीक है। वहीं हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार है वो देवेंद्र कुमार को दिया गया। इनके लिए 51 बाल कहानियां लिखी थी, उनके लिए दिया है। वहीं हिंदी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार है वो गौरव पांडे को दिया गया। स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी, इस रचना के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट,
भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा प्रदान किए गए नवनिवेशी राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से प्रदेश की किस महिला किसान को सम्मानित किया गया है? बताइए कौन सी महिला किसान है जिसे यह पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों संतोष खेदड़ है, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि अपने नागौर जिले की रहने वाली है। ठीक है, कहाँ की है? नागौर जिले की ये रहने वाली है। इसके साथ ही जैसलमेर के किसान अचल राम चौधरी को भी फेलो पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, कृषि विपणन विभाग द्वारा कृषक उपहार योजना का प्रथम पुरस्कार है, जो कि लगभग 2.5 लाख रुपए का होता है। ये किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है कृषक मंजीत पाल को। किसान है मंजीत पाल, जो कि कोटा के रहने वाले हैं, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही जो इसमें दूसरा पुरस्कार दिया जाता है वो 1.50 लाख का होता है, जो कि साहब मोहम्मद हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं, इन किसानों को दिया गया है। अब अपन चर्चा करेंगे राजस्थान में चर्चित स्थान और समारोह स्थापना आदि के बारे में। तो देश का पहला शहर जहां 5 सफारी की शुरुआत की गई है, उसका नाम क्या है? तो गाइज अपना जयपुर है। जयपुर में 5 सफारी की शुरुआत की गई है। ये 5 सफारी कहाँ कहाँ चलाई गई है? एक तो आमेर में हाथी सफारी की शुरुआत की गई है। झालाना में लेपर्ड सफारी। जो नाहरगढ़ जैविक उद्यान है उसमें लोयन सफारी। आमागढ़ है उसमें लेपर्ड सफारी। और जो अपना नाहरगढ़ जैविक उद्यान है, यहाँ पर टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है। इस तरह देश का पहला क्षेत्र है जयपुर, जहाँ पर 5 सफारियों की शुरुआत की गई है। दोस्तों नाहरगढ़ जैविक उद्यान है वो राज्य का पहला ऐसा जैविक उद्यान है जहाँ पर लोइन और टाइगर दोनों सफारी की शुरुआत की गई है। अगला है, 19 जून 2024 को प्रदेश के किस पहले विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण अपने जो कुलाधिपति है कलराज मिश्र, जो कि उस दौरान जून में राज्यपाल थे, अभी तो ये चेंज हो गए, उनके द्वारा संविधान पार्क का लोकार्पण कहाँ किया गया है? दोस्तों अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी है आरयू, इसके तहत इसका लोकार्पण किया गया है। और अपनी जो अल्पना कोटेचा है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलगुरु है। ठीक है, कौन है राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलगुरु? अल्पना कोटेचा। ठीक है गाइस, ये चर्चा करते हैं। प्रदेश के किस संस्थान को ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड 2024 के तहत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के नेतृत्व में श्रेणी से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को। कौन सा अवार्ड है? पीएसयू लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड 2024, जो कि ये दिया गया है डिजिटल फॉर्मेशन के रूप में। ठीक है, इसे दिया गया है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को, यह अवार्ड दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक्सरसाइज जानेंगे, युद्ध अभ्यास है तरंग शक्ति के बारे में। तरंग शक्ति का आयोजन है वो हाल ही में अपने जो जोधपुर है वहां पर किया गया। अगस्त और सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें लगभग 12 देश पार्टिसिपेट करेंगे। मुख्य रूप से जो क्वाड देश है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि के अलावा यूरोप की जो 3 बड़ी वायुसेनाएं हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन की आदि की जो फाइटर जेट है वो इस युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट करेंगे तरंग शक्ति के में, जो कि अगस्त और सितंबर में होने वाला है और ये अपने जोधपुर में होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, जोधपुर स्थित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा कैंसर के इलाज के लिए किस पौधे पर अनुसंधान किया जा रहा है? पहले तो यही ध्यान रखना कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है अपने जोधपुर में। ठीक है, यहाँ पर एक पौधे पर अनुसंधान किया जा रहा है जिसका नाम है हरड़। हरड़ है, इस पर अनुसंधान किया जा रहा है ताकि जो कैंसर एक बहुत ही लाइलाज बहुत बड़ी बीमारी है, इसके इलाज में इसका उपयोग किया जा सके। हरड़ का वैज्ञानिक नाम है टर्मिनेलिया टेबुला। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नाम है ये। आगे देखते हैं, राज्य सरकार जल्द ही 8 नई अकादमियों का गठन करेगी। इस तरह राजस्थान में कितनी अकादमियों की संख्या हो जाएगी? तो दोस्तों राजस्थान में अब बढ़कर 26 अकादमियों की संख्या हो जाएगी। तो नई अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है, उनका क्या नाम है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी अकादमी कहाँ लोकेटेड है। सवाई जय सिंह ढूंढाड़ अकादमी है वो जयपुर में बनाई जाएगी। सरदार बूंदा मीणा हाड़ौती अकादमी है, इसकी स्थापना कोटा में की जाएगी।
राव जोधा राठौड़ अकादमी की स्थापना अपने जोधपुर में की जाएगी। वहीं जिलाई बाई मांड अकादमी है वो बीकानेर में बनेगी। सूरजमल जो ब्रज अकादमी है वो अपने कहां पर बनाई जाएगी गाइस, भरतपुर में। वहीं उदयपुर में राणा सांगा मेवाड़ अकादमी का गठन किया जाएगा। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान अकादमी बनेगी और सीकर में महाराव शेखाजी शेखावाटी अकादमी की स्थापना की जाएगी, जिसे शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये नई अकादमी है जिनकी स्थापना हाल ही में राजस्थान में की जाएंगी। दोस्तों, प्रदेश की पहली अकादमी है उसकी स्थापना जयपुर में की गई थी, जिसका नाम था राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट, जिसकी स्थापना 1866 में की गई थी। कब की गई थी? 1866 में। इसका बाद में नाम बदलकर स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया गया। वहीं फिर बाद में विद्या भवन संस्थान की स्थापना उदयपुर में की गई थी 1931 में, जो कि भारत राजस्थान की दूसरी अकादमी थी। फिर इसके बाद में प्राच्य विद्या संस्थान की स्थापना की गई थी जोधपुर में। ठीक है, आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान 2024। दोस्तों, इस अभियान के तहत 7 करोड़ पौधों का है वो रोपण किया जाएगा, उनको लगाया जाएगा। इन 7 करोड़ पौधों में से 3 करोड़ पौधों हैं वो आम जन को रियायती दर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही 3 करोड़ पौधे हैं वो राजकीय भूमि पर लगाए जाएंगे और 1 करोड़ पौधे हैं वो ओरण और जो चारागाह भूमि होती है उन पर लगाए जाएंगे। इस तरह 7 करोड़ पौधों को 3 पार्टों में बांट दिया, 3 3 1 में। ठीक है गाइस, इसी के तहत हैकाथॉन 2.0 का भी शुभारंभ किया गया। इसमें राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इसकी हैकाथॉन 2.0 की शुरुआत की गई है। ठीक है, प्रदेश के 4 स्थान इसरो द्वारा जून 2020 में जारी की गई देश के 22 शीर्ष मेथेन हॉट स्पॉट में शामिल किए गए हैं। इनका नाम है बाड़मेर, जैसलमेर, तारानगर और चिड़ावा। कहने का मतलब यह है कि इसरो एक रिपोर्ट जारी की है। इसरो ने मेथेन हॉटस्पॉट क्षेत्र, मतलब जहां पर मेथेन का सर्वाधिक उत्सर्जन होता है, वो हॉटस्पॉट क्षेत्र के बारे में 22 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया है, जिसमें राजस्थान के 4 स्थान शामिल हैं। उनका नाम है बाड़मेर, जैसलमेर, तारानगर और चिड़ावा। यहाँ पर मेथेन का अच्छा खासा उत्पादन होता है। दोस्तों, मेथेन है CH4, एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही हानिकारक गैस है ये। राजस्थान विश्वविद्यालय के बोटेनिकल लेबोरेटरी हार्मोनियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। ठीक है, कौन से की? बोटेनिकल लेबोरेटरी हार्मोनियम, ये कहाँ है? राजस्थान विश्वविद्यालय में। उत्तर भारत की पहली सैन्य अकादमी कहाँ बनाई गई है? दोस्तों, अपना सीकर का स्थान है मनोहरपुरा। मनोहरपुरा में उत्तर भारत की पहली सैन्य अकादमी, सैनिक अकेडमी है वो बनाई गई है। इस अकेडमी का नाम है महराव शेखाजी सैन्य अकेडमी। ठीक है, ये चर्चा करेंगे। पश्चिमी राजस्थान का पहला रिमोट पायलट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है गाइस, वो कहाँ खोला जाएगा? ये सेंटर है वो कृषि विश्वविद्यालय अपने जोधपुर में खोला जाएगा, जो कि कृषि क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है, कौन सा सेंटर खोला जाएगा? रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर जोधपुर में खोला जाएगा, जो कि पश्चिमी राजस्थान का पहला सेंटर होगा। नेक्स्ट है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो कि योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। इसको राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 2024 में बनाया गया। पूछ लिया जाए कि 2024 में कौन सा योग दिवस मनाया गया, तो वो 10वां था। ठीक है, इसका आयोजन अपने SMS स्टेडियम जयपुर में किया गया। अगर आपको पूछ लिया जाए कि 2024 के योगा दिवस की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी योग स्वयं और समाज के लिए। नेक्स्ट है, देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो गाइस, देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो अपने बांसवाड़ा में बनाया जा रहा है। बांसवाड़ा की एक पंचायत है, छोटी परवन पंचायत समिति, वहां पर बनाया जा रहा है, जो कि 2800 मेगावाट का होगा। ठीक है गाइस, कितने मेगावाट का होगा? 2800 मेगावाट का होगा। इसके अलावा जो गाइस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो तमिलनाडु का जो कंडकुलम क्षेत्र है वहां पर स्थित है। ठीक है,
देश की पहली आईआईटी जहां पर बीटेक की पढ़ाई के लिए हिंदी माध्यम में शुरू की गई। तो गाइस हिंदी भाषा है उसको प्रमोट करने के लिए जो अपनी वर्तमान गवर्नमेंट है उसके द्वारा हिंदी भाषा को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए मेडिकल साइंस आईआईटी आदि में हिंदी भाषा में पढ़ाए जाने का प्रावधान सरकार कर रही है। तो ऐसी पहली आईआईटी यूनिवर्सिटी जहां पर हिंदी में पढ़ाया जाएगा उसका नाम है जोधपुर आईआईटी। बीटेक के बच्चों को यहाँ पर हिंदी में पढ़ाया जाएगा। ये है भूगर्भ जल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के बारे में। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भूजल डार्क जोन किस राज्य में है? सर्वाधिक भूजल डार्क जोन किस राज्य में है? तो वो अपने राजस्थान में है। ठीक है गाइस, सर्वाधिक भूजल डार्क जोन कौन सी रिपोर्ट है? भूगर्भ जल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल डार्क जोन है वो अपने राजस्थान में। दोस्तों राज्य में भूजल के डार्क जोनों की संख्या है वो 203 है। यहाँ पर राजस्थान में सुरक्षित ब्लॉक 38 है, अर्ध संवेदनशील क्षेत्र है वो 22 है, संवेदनशील क्षेत्र है वो 23 है। जहाँ पर अति दोहन होता है वो क्षेत्र 216 है। और प्रदेश में भूजल का दोहन है वो लगभग गाइस 148% हो चुका है। वही बांसवाड़ा डूंगरपुर श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले है वहां पर 39 से गाइस 70% भूजल का दोहन के साथ ये सुरक्षित क्षेत्र है। वहीं शेष जिलों में जो दोहन है वो होता है 102 से 341% के बीच में। ठीक है, तो राजस्थान में जल के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है? बांसवाड़ा डूंगरपुर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। दोस्तों बीकानेर शहर है वो सुरक्षित श्रेणी में है, जबकि अजमेर जयपुर जैसलमेर जोधपुर कोटा उदयपुर है यहाँ पर अतिदोहन श्रेणी में आते हैं। मतलब यहाँ पर जल है इनका अतिदोहन होता है। अब अपन चर्चा करेंगे राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाएं तथा राजस्थान में चलने वाली जो महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां हैं उनके बारे में। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे पुगल छत्तरगढ़ बांडला में जो 2950 मेगावाट के 4 सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाने का प्रस्ताव है उसके बारे में। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने इसके लिए मंजूरी दी है। कहाँ पर लगाए जाएंगे 4 सोलर प्रोजेक्ट? पुंगल छत्तरगढ़ और बांडला में 2950 मेगावाट के। दोस्तों बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्कों के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को 4780 हेक्टेयर तथा फलोदी जिलों में 500 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट के लिए जो अपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी लिमिटेड है उसके करीब 910 हेक्टेयर भूमि का आवंटन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि विभाग राजस्थान सरकार की जो फार्म पोंड योजना है उसमें लघु और सीमांत तथा आरक्षित श्रेणी के किसानों के लिए जो राशि प्रदान की है वो कितनी है? तो गाइस इसके लिए जो राशि प्रदान की गई है वो 13,500 रुपए है। ठीक है, इसके लिए फार्म पोंड योजना है उसमें जो लघु जो अपनी आरक्षित श्रेणी के किसान है उनको जो अनुदान राशि दी जाएगी वो 13,500 रुपए है। इसका उद्देश्य सूखे एरिया में बारिश के पानी को एकत्रित करना, उन्हें संचित कर खेती करने योग्य बनाना तथा वहां पर पाइपलाइन लगवाना आदि है। इसकी पात्रता के बारे में बात करें तो इसके लिए जो किसान पात्र होगा उसके पास कम से कम गाइस 0.3 हेक्टेयर या संयुक्त खेतोदारों की जो खेत हैं जो 2-3 किसान मिलकर के करते हैं खेती उनके पास 0.5 हेक्टेयर भूमि है उसकी आवश्यकता होती है। मतलब इतनी भूमि है 0.3 या फिर 0.5 हेक्टेयर भूमि है इनके पास होना चाहिए तभी वह इस योजना के पात्र होंगे। इसमें गाइस जो अनुदान राशि दी जाती है उसमें सामान्य श्रेणी के किसान हैं उनको पक्के फार्म पौंड बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए दिए जाते हैं। वही कच्चे फार्म पौंड के लिए 63,000 रुपए मतलब 70% पैसे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वहीं SC/ST लघु सीमांत किसान श्रेणी के जो किसान है उनको 1.35 लाख रुपए दिए जाते हैं पक्के फार्म पौंड निर्माण के लिए। वही कच्चे फार्म पौंड निर्माण के लिए 73,500 रुपए है मतलब 70% पैसे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आगे अपन चर्चा करेंगे लैंड एग्रीमेशन पॉलिसी के बारे में। दोस्तों तो पहले ध्यान रखना कि लैंड एग्रीमेशन पॉलिसी है वो किसके द्वारा चलाई जा रही है। तो लैंड एग्रीमेशन पॉलिसी है वो राजस्थान सरकार के द्वारा लाई गई है। जो अपनी राज्य सरकार है उसके द्वारा यह पॉलिसी लाई जा रही है।
इसमें वर्ष 2013 का जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है उसकी में जो बहुत सारी जटिलताएं हैं, जो आम लोग उसको समझ नहीं पाते, उस जटिलताओं को कम करने के लिए लैंड एग्रीमेशन पॉलिसी है वो लाई जा रही है। इस पॉलिसी के तहत गाइस निजी काश्तकार है उनकी जमीन लेकर उनको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उनके लिए बनाए जाएंगे। इसके तहत प्रदेश से निकलने वाले जो एक्सप्रेस वे है तथा डीएमआईसी है, इनके आसपास प्राइवेट जमीनें लेकर उनमें उन पर 25% हिस्सा है वो काश्तकारों को वापस डेवलप करके देना होगा। ये इस पॉलिसी का उद्देश्य भी रखा गया है। आगे है, प्रदेश का पहला लैंड पूलिंग प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। कहाँ बनाया जाएगा प्रदेश का पहला लैंड पूलिंग प्रोजेक्ट? ध्यान रखना गाइस, यह बनाया जाएगा अपने शिवदासपुरा जयपुर में। ठीक है, कहाँ बनाया जाएगा? शिवदासपुरा जयपुर में यह प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। नेक्स्ट है राज्य नेक्स्ट है राज्य सरकार ने प्रदेश के आईआईटी और पॉलिटेक्निकल कॉलेजों के रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी कौन सी संस्थान को सौंपी है? तो दोस्तों ये जिम्मेदारी सौंपी है राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड को। ठीक है, किसे सौंपी है? टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड है उसे सौंपी है, जो कि प्रदेश के उद्योगों में जो स्किल्ड कर्मचारी हैं, कुशल कर्मचारी है, उनको तैयार करने के लिए इसकी संचालन की जिम्मेदारी टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड को दी गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम है वो राजस्थान सरकार द्वारा जो युवा मित्र इंटर्नशिप योजना है उसके स्थान पर इसे शुरू किया गया है। तो पूछ लिया जाए कि सीएम फेलोशिप प्रोग्राम है वो कौन सी योजना के स्थान पर आया है, तो वो जो युवा मित्र इंटर्नशिप योजना है उसके स्थान पर इसे लाया गया है। इसके तहत प्रदेश में 200 ऐसे युवाओं का चयन किया जाएगा गाइस, जो कि 10वीं से स्नातक या स्नातकोर ग्रेजुएट है या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, जो प्रथम श्रेणी में इनमें उत्तीर्ण हुए हैं या फिर काम या क्रिएटिविटी में लगे हुए हैं। इन दो चयनित 200 युवाओं में से गाइस 200 युवा में से 50 युवा है उनको जो प्रत्येक जिला का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है, उसके साथ तथा बाकी जो बच के 150 युवा है, 150 युवा है, इनको मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और जो सचिव रैंक का अधिकारी होता है उनके साथ जोड़ा जाता है। इन युवाओं को सरकार के जो कामकाज होते हैं, योजनाएं होती है, उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए तथा योजना का प्रोजेस्टेशन कराने के लिए उनको सहायता के लिए दी जाती है। साथ ही सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे और लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे ये 200 युवा। ठीक है गाइस, इसमें ड्राफ्ट में अधिकतम आयु है वो 31 से 30 वर्ष है। स्टैंड अप के लिए 40,000 प्रतिमाह है इसमें देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो योग्यता आयु कितनी होनी चाहिए? 21 से 30 वर्ष के बीच में। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि लाभार्थियों के खाते में हाल ही में स्थानांतरित की गई है। दोस्तों ये राशि है वो 1150 रुपए प्रतिमाह स्थानांतरित की जाती है। पहले ये राशि थी वो 1000 रुपए थी सामाजिक पेंशन योजना के तहत, जिसको बढ़ाकर 1150 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही बदलाव सरकार ने अन्य जो योजनाएं हैं उनकी भी राशि बढ़ाई है, जैसे कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन सम्मान योजना है उसको 1150 कर दिया है। एक नारी सम्मान पेंशन योजना है जो 75 वर्ष से अधिक है उनको 1500 रुपए, और 75 वर्ष से कम आयु के जो लोग हैं उन्हें 1150 रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं विशेष योग्य जन सम्मान योजना है उसमें 75 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को 1250 रुपए और जो 75 से कम है उनको 1150 रुपए अब दिए जाएंगे। कुष्ठ पीड़ित रोगों को 2500 रुपए और सिलिकोसिस डिजीज है उससे पीड़ित व्यक्तियों को 1500 रुपए प्रतिमाह गाइस अब प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है 20 जून 2024 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आयुष्मान भारत डिजिटल पेंशन के तहत किस अभियान की शुरुआत की थी? तो गाइस इन्होंने आभा आईडी बनाओ अभियान की शुरुआत की थी। तो ध्यान रखना आभा आईडी अभियान है वो कब शुरू किया गया था? वो 30 जून को शुरू किया गया था, जो अपना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है इसके तहत इसकी शुरुआत की गई है। इसके बारे में जानने कि आभा आईडी बनाओ अभियान तो अपना चिकित्सा विभाग है उसके द्वारा 1 जुलाई से 31 अगस्त तक यह प्रोग्राम गाइस चलाया जाएगा। आभा आईडी में क्या होगा कि 14 अंकों की एक डिजिटल आईडी होगी
आभा आईडी का गाइस पूरा नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, क्या? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। इसकी सहायता से आमजन सरल और सुगम रूप से किसी भी स्वास्थ्य जो सेवा प्रदाता है वहां पर अपने पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकता है तथा उन्हें डिजिटल रूप से साझा कर सकते हैं। इसके लिए निजी क्षेत्र और सरकारी जांच के जो केंद्र है वहां पर आभा आईडी कॉम्प्लेक्स लैब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से इनको जोड़ा जाएगा। इससे मरीज को गाइस कहीं पे भी इलाज कराएं लेकिन उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उनके आभा अकाउंट में मिल जाएगी। मतलब कहने का है कि जैसे एक रमेश नाम का व्यक्ति है, वो 3-4 हॉस्पिटल में अपनी जांचें करवाता है, दिखाता है और आभा आईडी पर अपनी सारी जांचें वो डाल देता है। तो किसी भी हॉस्पिटल में अगर वो न्यू में दिखाना चाहता है, उसकी पुरानी डिटेल लेनी हो तो आभा आईडी पर उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव, उनके बीच में गाइस एक वैधानिक एमओयू हुआ था। ये वैधानिक एमओयू किस परियोजना के लिए हुआ था? तो ये हुआ था पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना है, इसके लिए हुआ था। इस एमओयू के होने के साथ ही जो मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार में जो 20 साल का जो पुराना विवाद था गाइस, वो समाप्त हो गया है। इस परियोजना पर एक नजर डाले तो यह परियोजना लगभग 72,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें 35 करोड़ रुपए वो मध्य प्रदेश सरकार देगी और 37 करोड़ रुपए है गाइस वो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मतलब राजस्थान सरकार इसमें ज्यादा खर्चा करेगी। मध्य प्रदेश की 3.37 लाख हेक्टेयर जमीन से इससे सिंचाई होगी और 30 लाख किसानों को इसका फायदा होगा और साथ ही उनके परिवारों को भी इसका फायदा होगा। राजस्थान में 2.28 लाख हेक्टेयर 80 लाख हेक्टेयर है भूमि की सिंचाई की जाएगी और 2 लाख से अधिक किसान तथा उनके परिवार है उनको इस योजना से लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों मध्य प्रदेश के 13 और राजस्थान के 21 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, एमपी के कितने हैं? 13 जिले और राजस्थान के कितने हैं? 21 जिले। इस परियोजना में 17 बांधों का निर्माण होगा जिनकी जल भराव क्षमता है गाइस वो 1477.62 मिलियन घन मीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं एचडीसी इंडेक्स 5.0 के बारे में। तो दोस्तों राजस्थान एचडीसी इंडेक्स है, इससे तो पहले ध्यान रखना कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये जारी किया जाता है आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। पूछ लिया जाएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि राजस्थान एसडीसी इंडेक्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा, जो कि मार्च 2024 को जारी किया गया था। इसमें शीर्ष पर आता है अपना झुंझुनू। ठीक है, शीर्ष स्थान पर 3 जिले आते हैं, एक तो झुंझुनू, दूसरे नंबर पर नागौर और तीसरे नंबर पर गाइस सीकर आता है। झुंझुनू का स्कोर है 66.44, नागौर का 63.59 और सीकर का है 62.25। ठीक है भाई, सबसे अंतिम कैटेगरी में आता है गाइस अपना जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर का स्थान इसमें 33वां है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, भारत की पहली बिहेवियर एक्सपेरिमेंट लैब का उद्घाटन 1 अगस्त 2024 को कहाँ किया गया है? तो दोस्तों जो पहली बिहेवियर देश की पहली बिहेवियर एक्सपेरिमेंट लैब है, इसका उद्घाटन जो अपना आर्केड परिसर है जयपुर, वहां पर किया गया है। यह लैब आईआईएम उदयपुर है, वहां उसके द्वारा स्थापित की गई है। यह देश की पहली लैब है जहां पर विषय विशेषज्ञ जो मानव मस्तिष्क है और उनकी सारी क्रियाओं का विज्ञान है आदि का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। आगे देखते हैं, 30 जून 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहां पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है? तो गाइस एक योजना चलती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष है वो सरकार है वो 6,000 रुपए किसानों को प्रोवाइड करवाती है, 3 किस्तों में 2-2 हजार के रूप में। ठीक है, इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए भजनलाल सरकार ने सीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार है वो प्रतिवर्ष जो लघु और सीमांत किसान है उनको 2,000 रुपए और देगी। ठीक है, इस तरह केंद्र और राज्य मिलकर इन किसानों को लगभग 8,000 रुपए है वो प्रतिवर्ष प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने जाना, ये ध्यान रखना ये योजना शुरू कब की गई थी? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये अपने 30 जून को शुरू की गई। ठीक है गाइस, जो खेल कूद है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले है यूएफएस के बारे में, यूएफसी के बारे में, यूएफसी फाइट। दोस्तों इसका पूरा नाम है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों जो अपनी पूजा तोमर है, कौन? पूजा तोमर। पूजा तोमर है वो यूएफसी फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है, जो अपने यूपी के मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। फिर आता है नेशनल नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट। दोस्तों यह नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट है, इसका आयोजन 31 मई से 9 जून के बीच में आयोजित किया गया था। ठीक है। इसके विजेता पुरुष वर्ग की बात करें तो मैग्नस कार्लसन है, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। वही महिला वर्ग विजेता है वो जू वेनजून है, जो कि चीन की रहने वाली है। फिर आता है जून 2024 में म्यूनिख जर्मन में आयोजित IISR वर्ल्ड कप राइफल विश्व कप में भारत का कौन सा स्थान रहा है? कौन से वर्ल्ड कप में? IIRS वर्ल्ड कप राइफल में। दोस्तों भारत में इसका थर्ड स्थान रहा है, तीसरा स्थान रहा है। पहले स्थान पर चीन रहा है। ठीक है। तो गाइस भारत ने इसमें एक स्वर्ण पदक जीता है और एक कांस्य पदक जीता है। भारत में इसमें विजेता की बात करें तो सरबजोत सिंह है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, वो भी 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। वहीं सिफत कौर सामरा है, उन्होंने कांस्य पदक जीता है, वो भी 500 मीटर राइफल 3 के अंदर। ठीक है गाइस। आगे है फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट, टेनिस टूर्नामेंट के बारे में। दोस्तों इसका आयोजन है वो 27 मई से 9 जून के बीच में आयोजित किया गया था, जो कि अपने पेरिस में इसका आयोजन किया गया था, पेरिस फ्रांस के अंदर। दोस्तों इसको रोला गेरोस के नाम से भी जाना जाता है। कौन से टूर्नामेंट को? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट को रोला गेरोस के नाम से भी जाना जाता है। इसके विजेताओं के बारे में बात करें तो पुरुष एकल विजेता है वो कार्लोस अल्काराज है, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। वही महिला एकल विजेता है वो इका स्विटेक है, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। वही पुरुष युगल विजेता की बात करें तो मार्सिलो है, जो कि अल सल्वाडोर के हैं, और मेट पेविक है, जो कि क्रोएशिया की है। वही महिला पुरुष युगल विजेताओं की बात करें तो कोको गोफ है, जो कि अमेरिका की है, और केटरीना सिनियाकोवा है, जो कि चेक गणराज्य की है। ठीक है। नेक्स्ट है तुर्की में आयोजित तीरंदाज वर्ल्ड कप 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक बनने वाली पहली तिगड़ी में शामिल महिला तीरंदाज का क्या नाम है? दोस्तों ज्योति सुरेखा बेनम है, साथी द्वितीय स्वामी है, अदिति स्वामी है, और परिणीति कौर है, वह इस तिगड़े में शामिल हुई है। ये तीनों तीरंदाज है, ज्योति सुरेखा बेनम, अदिति स्वामी, परिणीत कौर, जो कि अपनी तीर अंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 3 है उसमें ये शामिल हुई है। पर चर्चा करेंगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बारे में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप दोस्तों इसका 9वां संस्करण है वो इस बार आयोजित किया गया था, जो कि 1 जून से 29 जून तक 29 जून तक चला था। इसमें कुल 20 टीमों ने भाग लिया था। दोस्तों इसकी मेजबानी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने मिलकर की थी। ठीक है। इसका विजेता भारत रहा। भारत ने ये जो T20 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की कॉपी है वो अपने नाम की है, कप है अपने नाम किया, और उप विजेता रहा है वो दक्षिणी कोरिया रहा है, सॉरी दक्षिणी अफ्रीका रहा है। कौन सा रहा? दक्षिणी अफ्रीका। दोस्तों इसमें प्लेयर ऑफ द मैच है वो विराट कोहली है, जिन्होंने 76 रन बनाए। प्ले ऑफ द सीरीज रहे वो जसप्रीत बुमराह रहे। इससे पहले भारत ने विश्व कप 1983 और 2007 में जीता था। ठीक है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद जो दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा थे तथा जो विराट कोहली थे, इन्होंने T20 इंटरनेशनल है उससे संन्यास की घोषणा कर दी है। मुख्य कोच रहे थे वो राहुल द्रविड़ थे। इनामी राशि की बात करें तो भारत को इसमें 24.5 लाख अमेरिकी डॉलर तथा दक्षिणी अफ्रीका को 12.8 लाख अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं। दोस्तों वे 90 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने दक्षिणी अफ्रीका को इसमें 7 रन से हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप है ये अपने नाम किया है। इस तरह भारत ने इसमें कुल 8 मैच खेले थे और सभी 8 मैच भारत ने जीते थे, अपने नाम किए थे। दोस्तों ध्यान रखना भारत है वो जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था 2023 उसमें उप विजेता रहा था भारत, विजय न होकर उप विजेता इसमें रहा था।
तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किसके नाम है? भारत के नाम है। तीसरी बार भारत ने यह ट्रॉफी जीती है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया था इसमें। ठीक है, इसकी मेजबानी यूएसए तथा वेस्ट इंडीज ने की थी। नेक्स्ट है, कुछ चर्चित खिलाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे शेफाली वर्मा के बारे में। दोस्तों, शेफाली वर्मा है वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है, जो कि महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बनी है। रोहन बोपन्ना है वो भारतीय टेनिस खिलाड़ी है, जो कि इन्होंने जो टेनिस से संन्यास ले लिया है। दोस्तों, स्मृति मंदाना है वो भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी है, महिला क्रिकेटर खिलाड़ी है, जो कि आईसीसी की रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाली तथा लगातार 2 दशक लगाने वाली भारत की एकमात्र पहली महिला खिलाड़ी भी है। श्रेयसी सिंह के बारे में बात करें तो ये देश की पहली विधायक है जिन्होंने ओलंपिक खेलों में ये शामिल हुई है। सुमित नांगला की बात करें तो ये शीर्ष भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। क्या है? टेनिस खिलाड़ी है सुमित नांगला, जिन्होंने नेकार कप 2024 में एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब था वो अपने नाम किया। दिव्या देशमुख है वो भारत की युवा खिलाड़ी है, जो कि फिडे अंडर 20 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप महिला वर्ग का जो खिताब है इन्होंने अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये अपने जाना खेल के बारे में। अब नेक्स्ट देखेंगे सम्मान और पुरस्कार के बारे में। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले लिस्बन पुर्तगाल में एंजेला मर्केल के द्वारा भारत के किस कार्यक्रम को गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? कौन सा पुरस्कार? गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024 का जो पुरस्कार है वो भारत को किस कार्यक्रम के लिए दिया गया है? दोस्तों, आंध्र प्रदेश का यह कार्यक्रम है सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि लिस्बन पुर्तगाल में जो एंजेला मर्केल है उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। आगे है, अडिग और अटल के लेखन के कार्य हेतु जो पेन पिंटर पुरस्कार 2024 है वो किसे दिया गया है? दोस्तों, यह पुरस्कार दिया गया है अरुंधति रॉय को, जो कि भारतीय लेखिका है। कौन सी कृति के लिए? अडिग और अटल के लिए। इनकी रचना का नाम है अडिग और अटल, उसके लिए इन्हें पेन पिंटर पुरस्कार 2024 दिया गया। दोस्तों, इसके अलावा अरुंधति रॉय को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997 के लिए बुकर पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। 18वां वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार गाइस किसे दिया गया है? कौन सा? 18वां वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दोस्तों, यह फिल्म निर्माता सुब्बैया नल्लामुथु को दिया गया है, जो कि गैर फीचर और वन्य जीव डॉक्यूमेंट्री पर इन्होंने जो फिल्म बनाई थी उस पर इनको यह पुरस्कार दिया गया। आगे है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दोस्तों, यह अवार्ड है फिल्म निर्माता विनोद खन्ना गनात्रा को दिया गया है, जो कि ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता हैं। आगे है साहित्य अकादमी युवा और बाल साहित्य पुरस्कार 2024 के बारे में। दोस्तों, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार है वो अपनी 8वीं अनुसूची है संविधान की, इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में दिया जाता है। साथ ही इसमें 2 भाषाओं को और ऐड कर देते हैं, एक तो अंग्रेजी है और एक भाषा है अपनी राजस्थानी। ठीक है, इन 2 भाषाओं को भी दिया जाता है। इस तरह टोटल 24 भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, इसमें युवा साहित्य पुरस्कार के बारे में बात करें तो हिंदी के लिए गौरव कुमार को दिया गया है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी इस रचना के लिए। साथ ही अंग्रेजी में जो हेमलेस गिव अप रचना है के वैशाली की, उसको अंग्रेजी के लिए यह अवार्ड दिया गया है। फिर राजस्थानी भाषा के लिए सोनाली सुथार को अवार्ड दिया गया है सुंदर सोंदू जग आंगणे इस रचना के लिए। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि सुंदर सोंदू जग आंगणे की रचना है वो सोनाली सुथार की है। एक बाल साहित्य पुरस्कार वो हिंदी के लिए देवेंद्र कुमार को दिया गया है, इनकी रचना 51 बाल कहानियों के लिए। वही अंग्रेजी के लिए नंदिनी सेन गुप्ता को दिया गया है द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग के लिए। राजस्थानी भाषा के लिए गाइस प्रहलाद सिंह झोरडा को दिया गया है, जिनकी रचना है महारी ढाणी। ठीक है, आता है कावली पुरस्कार 2024। दोस्तों, ये पुरस्कार आप ध्यान रखना कि कावली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वर्तमान में 8 वैज्ञानिकों को जो साइंटिस्ट है उनको यह पुरस्कार दिया गया है।
ये पुरस्कार गाइस खगोल भौतिकी, तांत्रिकी विज्ञान है उसमें, तथा नैनो टेक्नोलॉजी, जो नैनो टेक्नोलॉजी साइंस है उसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए काबली अवार्ड है वो दिया जाता है। ठीक है, तो अपन चर्चा करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे अपन चेंग चेंग E6 के बारे में। दोस्तों चेंग E6 है वो चीन का एक मूल मिशन है, जो चांद से मिट्टी का नमूना धरती पर लाने वाला देश का पहला मिशन है। ठीक है, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज मैत्री के बारे में जाने तो दोस्तों मैत्री एक्सरसाइज है वो भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित की जाने वाली एक संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास है, जिसका आयोजन इस साल ताक प्रांत थाईलैंड में किया जाएगा। फिर नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज है। कौन सी? नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। दोस्तों ये भारत और मंगोलिया की जो सेनाएं हैं उनके बीच में आयोजित की जाती है। इस बार यह अभ्यास है वो उमरोई मेघालय में आयोजित की जाने वाली है। तो मैत्री एक्सरसाइज है वो भारत और थाईलैंड के बीच में है, और नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज है वो है अपने मंगोलिया और भारत के बीच में। फिर अपन जानेंगे F-21 लड़ाकू विमान के बारे में। दोस्तों F-21 जो लड़ाकू विमान है वो अमेरिका का जो 5वीं पीढ़ी है, यूएसए की जो 5th पीढ़ी है उसका एक महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान है। दोस्तों यह विमान अमेरिकी कंपनी लोकहीड मार्टिन ने भारत में ही निर्मित करने के लिए इसे ऑफर किया। अर्थात जो अमेरिकी कंपनी है लोकहीड, इसका कहना है कि इसका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। F-21 जो विमान है वो गाइस चीन के जो जे विमान है उसका सामना करने के लिए बनाया जाएगा। कौन सा विमान है? चीन का J-20 विमान। दोस्तों लोकहीड मार्टिन ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ इसके लिए MOU किया है, और टाटा लोकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड का भी इसके लिए गठन किया गया है। नेक्स्ट है नागा शस्त्र 1 के बारे में। दोस्तों नागा शस्त्र एक है, पहले तो ध्यान रखना कि ये है क्या। ये स्वदेशी रूप से आत्मघाती एक ड्रोन है। क्या है ये? एक तरह का ड्रोन है। दोस्तों नागा शस्त्र 1 को है वो दुश्मन के ट्रेनिंग सीवर हो गए, लॉन्च पैड हो गए, साथ ही जो घुसपैठियां होते हैं उनका सटीक निशाना साधने के लिए इसे डिजाइन किया गया। इसका निर्माण मेक इन इंडिया पहल है, इसके तहत इसे तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य नहीं मिलने पर गाइस ये वापस लाया जा सकता है। नाग शस्त्र 1 है वो अपनी श्रेणी का पहला स्वदेशी हथियार है, जो हवा में मंडराने और लक्ष्य के निकट पहुंचने पर हमला करने में गाइस ये सक्षम होता है। इसकी रेंज है वो 30 किलोमीटर के आसपास है। मेन इनफ्लू रेंज है वो 15 किलोमीटर है, और इसका वजन है वो 9 kg का है। दोस्तों यह सटीक हमला 2 किलोमीटर की दूरी तक कर सकता है। ये 1200 मीटर तक की ऊंचाई पर साइलेंट मोड में ऑपरेटिंग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्पक के बारे में। पूछ लिया जाए कि पुष्पक क्या है। दोस्तों पुष्पक का पूरा नाम है RLV, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल। ठीक है दोस्तों, पुष्पक को विकसित किया एक तरह का लॉन्च व्हीकल है जिसे विकसित किया है इसरो के द्वारा। इसके थर्ड परीक्षण किया गया अपना जो चित्रदुर्ग है कर्नाटक में, वहां पर इसका परीक्षण किया गया है। तो पुष्पक के 3 मिशन है, RLV LEX-1, RLV LEX-2, RLV LEX-3। ठीक है, तो पुष्पक क्या है? एक लॉन्च व्हीकल है जो कि इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट पूसा। दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोजेक्ट पूसा क्या है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ये फैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्रोजेक्ट पूसा है इसे केंद्र सरकार ने 3 वर्षों में देश की जो वायु रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको अभेद्य बनाने के लिए 2022 में सरकार ने इसको मंजूरी दी थी। इसे DRDO द्वारा विकसित किया जाएगा, जो कि स्वदेशी आयरन डोम है इसके लिए तैयार किया जाएगा। दोस्तों आयरन डोम है वो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, तो आप ध्यान रखना कि आयरन डोम क्या है। पूछ लिया जाए तो आयरन डोम है वो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसी की तर्ज पर प्रोजेक्ट पूसा है एक एयर डिफेंस सिस्टम है वो DRDO के द्वारा भारत में विकसित किया जाएगा। यह डोम लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एक प्रक्षेपण प्रणाली को करीब 350 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन का जो सटीक फाइटर्स है, ड्रोन है, क्रूज तथा गाइडेड मिसाइल है उनका पता लगा सकता है, और उन्हें नष्ट करने में गाइस यह सक्षम होगा। ठीक है,
फिर अपन चर्चा करते हैं संयुक्त युद्ध सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों संयुक्त युद्ध सिद्धांत है वो अपनी तीनों सेनाएं हैं, नेवी, आर्मी और जो अपनी थल सेना है, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के एकीकरण, थिएटर कमान और एकजुटता को बढ़ावा देने की दिशा में गाइस 18 जून 2024 को संयुक्त साइबर स्पेस डॉक्ट्रिन युद्ध सिद्धांत जारी किया गया था। तो युद्ध सिद्धांत का पूरा नाम क्या है? संयुक्त साइबर स्पेस डॉक्ट्रिन। इसे जारी किया गया था 18 जून 2024 को। ठीक है, तब 18 जून 2024 को जो भी तीनों अपनी एयरफोर्स है, आर्मी हो गई, नेवी हो गई और एयरफोर्स हो गई, इनके थिएटर कमान के लिए इनमें एकजुटता लाने के लिए इस डॉक्ट्रिन को जारी किया गया था। फिर आता है हिल्सा, लाल और मुरसाना। क्या है हिल्सा, लाल और मुरसाना? गाइस पूछ लिया जाए कि हिल्सा, लाल और मुरसाना क्या है, तो गाइस ये है मंगल ग्रह पर एक क्रेटर है जो कि भारतीयों के नाम पर इन्हें रखा गया है। अतः मंगल ग्रह है, वहां पर खोजे गए क्रेटर है हिल्सा, लाल और मुरसाना। दुनिया की पहली सीएनजी पेट्रोल कार से चलने वाली बाइक का क्या नाम है? दोस्तों बजाज फ्रीडम 125 है, वो दुनिया की पहली ऐसी सीएनजी और पेट्रोल दोनों से चलने वाली बाइक है। ठीक है, ये सीएनजी से भी चल जाती है और पेट्रोल से भी चल जाती है। क्या नाम है? बजाज फ्रीडम 125। तो ये अपन ने चर्चा कर ली पूरे जून के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है गाइस, अब अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तो आज इतना ही। थैंक यू।